नमस्कार दोस्तों, चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि इस सीरीज़ में हम बीपीएससी के लिए पिछले 34 वर्षों के उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स और तथ्यों को कवर कर रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए एक एक तथ्य को पूरी गंभीरता से तैयार करिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे। आपको ये भी पता है कि इस सीरीज़ के तहत हमने पहले भी कई वीडियोज़ आपको दे दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, अलग से प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, सारी नोट एडवांस में हिंदी और इंग्लिश में आपको दी जा चुकी है। अगर आपके पास नोट नहीं है, तुरंत इस नंबर पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप नंबर है ये, और जानकारी लीजिए, तुरंत नोट लीजिए और जितनी जल्दी हो सके सब कुछ छोड़ छाड़ के इसे पहले तैयार करिए। उसके बाद जो समय बच गया तो कुछ और पढ़ सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी है तैयार करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि किसी स्थान का मानक समय कैसे निर्धारित किया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा ग्रीनविच के बारे में आपको बताया था। अब उसी को आधार बना के एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था। पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा को ही प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि पृथ्वी है, एक देशांतर रेखा खींची गई है जिसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। अब सामान्य तौर पर जो इमेज हमने बना रखी है, तो आप सामने देखें कि यहाँ पे कहीं भारत होता है, तो इसको फिर से मैं बना देता हूँ कि वो जो रेखा है लगभग यहाँ इधर कहीं इंग्लैंड है, ठीक है, ब्रिटेन, उसी के आसपास से होकर ऐसे गुजरती है। अब यहीं से हम शुरू करते हैं, देशांतर रेखाओं की गिनती यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पूरब की तरफ इधर जाएंगे, पश्चिम की तरफ इधर जाएंगे। अब इसी रेखा पर जो समय होता है उसी के आधार पर पूरी दुनिया का समय निर्धारित किया जाता है। जैसे आपने अक्सर ये प्रश्न देखा है कि भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ये कैसे हमने तय किया? इसी रेखा से हम आगे बढ़ते हुए इधर आए, यहाँ कहीं भारत का अपना समय रेखा यामी उत्तर है 82.5 डिग्री। तो हमने देखा कि यार इस पे जो समय है और यहाँ जो समय है, इनके बीच का जो अंतर है वो 5.5 घंटे का। ठीक, तो पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई जो रेखा है उसे हम ग्रीनविच कहते हैं। विश्व का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित होता है। जब दुनिया के मानक समय की बात आएगी तो पता चलेगा कि इस पर जो समय हो रहा है वो दुनिया के मानक समय के रूप में हम लेते हैं। उसके बाद से हर देश का अपना स्थानीय मानक समय होता है, वो अपना तय करते हैं। वरना तो फिर कहीं दोपहर हो रही है और कहीं पर रात 12 बज रहे हैं, गड़बड़ा जाएगा मामला। इसीलिए देशों ने अपने अपने हिसाब से डेट्स तय किए, लेकिन 0 डिग्री को मानक समय रेखा कहा जाता है। लंदन के पास ग्रीनविच नगर से यह रेखा गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच एक जगह है, ठीक है। अच्छा, इसके पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक देशांतर पूर्वी देशांतर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये है, अब इसके पूरब की तरफ ये जितने देशांतर हैं इनको हम पूर्वी देशांतर कहेंगे 180 डिग्री तक, जबकि पश्चिम की ओर जो है वो पश्चिमी देशांतर होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया, बेसिक सी बात थी। अब यहाँ देखिए, इसी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा डेट लाइन भी होती है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपीएससी ने भी पूछा है यहाँ से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर के लगभग उत्तर, मतलब इसी देशांतर पे उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई है। अभी हमने बात की कि ये मान लेते हैं धरती है, ये 0 डिग्री है। जब हम पूरब की तरफ देशांतर रेखाएं खींचते हैं तो हम कहते हैं कि ये पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। पश्चिम की तरफ खींचेंगे इसके, ये बीच वाली है पश्चिमी देशांतर रेखाएं। लेकिन ये घूम के पीछे तो जाएंगे ही, धरती गोल है, ठीक। तो यहाँ से जाते जाते 100 डिग्री इसके ठीक पीछे 100 डिग्री वाली रेखा खींची जाएगी। यहाँ से जाएंगे तो भी ठीक पीछे, उसी को हम दिनांक रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय। यानी कि इसके एक साइड में 0 डिग्री है अक्षांश रेखा, इसको हम ग्रीनविच कहते हैं। इसके आधार पर दुनिया का मानक समय ये है, उसी के आधार पर समय निर्धारित होता है। और इसके ठीक पीछे 180 डिग्री है, उसके आधार पर दिन निर्धारित होता है। अब ये दिन कैसे निर्धारित होता है, इसमें क्या बात है थोड़ा और समझ लीजिए। यह एक काल्पनिक रेखा है जो तिथि निर्धारण के लिए प्रयोग की जाती है। इसका निर्धारण 1984 में वाशिंगटन सम्मेलन में किया गया था। यह एशिया और अमेरिका के बीच स्थित एक दिन, मतलब के बीच में एक दिन का अंतर करती है। इसे थोड़ा समझ लेते हैं, यूपीएससी ने यहाँ से पूछा है। ये जो तिथि रेखा है, सबसे पहली बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसे बनाया, यहाँ से खींच लेते हैं, 0 डिग्री हमने खींच लिया, इसके ठीक पीछे 180 डिग्री आ गई। ये वाली जो 0 डिग्री है ये सीधी लाइन है, क्योंकि यहाँ से हम समय तय कर रहे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दोनों तो काल्पनिक रेखाएं हैं। ये जो 180 डिग्री वाली है ये कहीं कहीं पे मोड़ी गई है
और लगभग 7 बार मोड़ी गई है। उसका कारण ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर द्वीप आ गया, ठीक। अब इस द्वीप के बीच में हमने सीधा करने के चक्कर में बीच से लाइन खींच दी और ये डेट लाइन है, तो पता चलेगा कि इसी द्वीप के आधे हिस्से को लोग सोमवार कह रहे हैं, आधे हिस्से को लोग रविवार कह रहे हैं, बात गड़बड़ हो जाएगी। तो जहाँ पर लोग रहते हैं, खासतौर से द्वीप बसे हुए हैं, देश हैं, वहाँ पर इसे मोड़ दिया गया है ताकि दिन अच्छे से निर्धारित किया जा सके। अब एक चीज़ और समझिए, इसमें कहा गया है कि एशिया और अमेरिका के बीच तिथि में 1 दिन का अंतर होता है। अब मैं आपको ऐसे मान लीजिए कि ये एशिया का हिस्सा, ये भारत है और ऐसे चाइना करके ये रूस, ठीक है, ये वाला ये रसिया का हिस्सा है। इधर से आप देखेंगे ये अलास्का है, फिर ये अमेरिका है। रफली आप समझ जाइए, मैप आपके सामने वो समझ जाएंगे। ये प्रशांत महासागर है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। अब ये पूर्वी यहाँ पे इधर कहीं 0 डिग्री है, हमने खोल दिया, जैसे पृथ्वी गोल थी ना, उसको खोल दिया, ऐसे फैला दिया मैप में। अब यहाँ से हमने पूर्वी देशांतर रेखाएं खींची, ऐसे करते 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 यहाँ पे एक रेखा आई है जिसको 180 डिग्री हम कहते हैं। इसके पीछे से अब जाते तो भी इधर की जो रेखाएं इनको पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब ये जो 180 डिग्री है, हम पहले से जानते हैं कि पूरब का जो क्षेत्र होता है ये समय में आगे होता है, क्योंकि हमने इसके हिसाब से ही अपना समय निर्धारित किया। इधर से हम मानते हैं कि सूरज यहाँ से निकल रहा है। जापान पे एक पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उगते सूरज का देश किसे कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो देश होंगे सबसे पहले वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ेगी इस हिसाब से। ऐसा थोड़ी है कि सूरज ने कहा कि हम पहले जापान में उगेंगे। जो इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है मैप, ताकि चीज़ें गणना करने में आसानी हो जाए, उसके लिए हम मानते हैं कि यहाँ से पूर्वी देशांतर शुरू होता है। ये 180 डिग्री है, इसके पीछे इधर जाएंगे। अब यहाँ से आप समय में जैसे 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 आगे बढ़ेंगे 180 डिग्री तक आएंगे तो पता चलेगा कि ये लगभग 1 दिन आपका पूरा हो जा रहा है। हमने गणना किया था ना वो मिनट के हिसाब से, समय के हिसाब से कितने डिग्री पे कितना मिनट होगा, तो 1 दिन पूरा हो गया। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये कह रहा है कि आज रविवार है, और एक व्यक्ति है जो सूरज की किरणों पे सवार हो गया। कल्पना कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मान रहे थे कि सूरज की किरणें अगर यहाँ पड़ रही हैं, लंबवत पड़ रही हैं, तो यहाँ 12 बजेगा। यही लंबवत किरणें यहाँ पड़ जाएँ तो यहाँ 12 बजने लगेगा। पता चला कि 2 घंटे पहले यहाँ 12 बजा था, अब यहाँ बज रहा है, तो ये वाला जो समय है, समय में 2 घंटे आगे हो गया। तो सूरज की किरणों पर सवार एक आदमी ऐसे बढ़ रहा है, क्योंकि सूरज की रोशनी ऐसे आगे बढ़ रही है जैसे पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूरज का, उसी हिसाब से। तो ये घूम के जब यहाँ पे आएगा ना 180 डिग्री पे, तो पता चलेगा कि उसे 1 दिन का समय लग जाएगा। सामान्य तौर पे आपको ऐसे शायद नहीं समझाया गया होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि ये पूरा एक राउंड पूरा करने में 1 दिन तो लग ही रहा है। पृथ्वी एक बार चक्कर अपना लगा रही है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि सूरज के किरणों के साथ कोई चलेगा। हो सकता है कि इसको यहाँ जाने का मन हो, 1 घंटे में पहुँच गया अलास्का, अब क्या करेंगे? तो इसमें दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कहा गया कि देखो भाई 180 डिग्री के इधर पूरब वाले हिस्से को और पश्चिम वाले हिस्से को मैंने ज़्यादा ही ऊपर कर दिया। इन हिस्सों को अलग करने के लिए जो 180 डिग्री की लाइन खींची गई है, इसे हम दिनांक रेखा कहेंगे। और चूँकि हम पहले से जानते हैं कि पूरब के हिस्से आगे होते हैं, तो इसके आगे इधर जो क्षेत्र है उसे हम 1 दिन आगे मानेंगे, और इधर एक क्षेत्र है उसको 1 दिन पीछे मानेंगे। तर्क मैंने बताया कि अगर आप ऐसे चलते और उसी स्पीड से चलते जैसे सूरज की किरणें चल रही हैं, और फिर यहाँ पश्चिमी देशांतर में यहाँ पर पहुँचते, तो 1 दिन आपको लग ही जाता। लेकिन हमारे पास एरोप्लेन है, नाव है, हम यहाँ से ज़रूरी थोड़ी इधर घूम के जाएंगे। अमेरिका जाना है चाइना से, तो यहीं से प्रशांत महासागर पार किए यहाँ चले गए। तो इस गड़बड़ी को रोकने के लिए इस हिस्से में हमने कहा कि पश्चिमी देशांतर में 1 दिन पीछे रहेंगे हम। वैसे यहाँ पे 0 डिग्री है, इसके इधर जाएंगे तो सेम बात होगी, क्योंकि इस हिस्से को हमने 1 दिन आगे माना है जो पूर्वी देशांतर है। जो पश्चिमी देशांतर है उसकी जगहों को 1 दिन पीछे माना है। इसी को लेकर यूपीएससी प्रश्न पूछती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार थोड़ा पीछे करके फिर से देख लीजिए। तो ये दिन का अंतर ऐसे तय किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? अभी हमने देखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार ये बनाई गई है। यह रेखा प्रशांत महासागर के मध्य से गुजरती है। यह 180 देशांतर रेखा के अनुसार होती है, लेकिन कुछ देशों और द्वीपों को छोड़ने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यह तिथि परिवर्तन को नियंत्रित करती है। इसका निर्धारण कब किया गया था हमने बताया आपको। अच्छा, कोरियालिस बल के बारे में प्रश्न पूछा गया था।
पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण वायु की दिशा प्रभावित होती है। पृथ्वी ये है और ये घूम रही है, अपनी धुरी पे ही घूम रही है। इसकी वजह से जो इस पे वायुमंडल है उस पे असर पड़ता है, वायु की दिशा प्रभावित होती है। कैसे? इसमें कुछ बातें देखिए। इसी प्रभाव से उत्पन्न बल को कोरियालिस बल कहा जाता है। थोड़ा भी मैं बताऊंगा विस्तार से, पहले इसको समझ लीजिए। यह बल सतह की धाराओं को लगभग 45 डिग्री दिशा की ओर मोड़ देता है। उत्तरी गोलार्ध में यह दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं दिशा में वायु को मोड़ता है। क्या है, एक मिनट देख लें, कुछ यहीं पे समझा देते हैं। देखिए, पृथ्वी घूम रही है। अब इसके घूमने की वजह से एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम कोरियालिस बल कहते हैं। वो दिखेगा नहीं ऐसे, लेकिन जब हवाएं चलती हैं इस धरती पर, कहीं भी बड़ी वायु राशि अगर चल रही है तो उस पर वह बल काम करता है। और काम ऐसे करता है कि हवाओं की दिशा को ही मोड़ देता है। इसी वजह से चक्रवात वगैरह भी आते हैं। इसी वजह से पूर्वा पछुआ पवनें आपको देखने को मिलती हैं, जिनको व्यापारिक पवनें आप कहते हैं। ये कैसे काम करता है? जैसे मान लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में ये धरती है, ये उत्तरी गोलार्ध में कोई हवा आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन धरती घूम रही है और इसकी वजह से कोरियालिस बल उत्पन्न हुआ है, अदृश्य बल। तो ये हवा को दाहिनी तरफ मोड़ देगा। ये मतलब हवा ऐसे जाना चाह रही थी आगे, तो अब ये ऐसे होते हुए आगे बढ़ेगी, समझ रहे हैं, दाहिनी तरफ मुड़ेगी। और अगर ये दक्षिणी गोलार्ध में आगे बढ़ रही है तो ये बाएं तरफ मुड़ते हुए आगे बढ़ेगी। ये चीज़ें आपको समझनी होती हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि इधर से हवा आ रही है, दाहिनी तरफ मुड़ गई, इधर से हवा आ रही है, दाहिनी तरफ मुड़ गई, बाएं तरफ, ये व्यापारिक पवनें बन जाती हैं। चक्रवाती पवनें भी इसीलिए बनती हैं क्योंकि हवा सीधे जाना चाह रही थी, कहीं पे लो प्रेशर बना था, लेकिन कोरियालिस बल ने उनको मोड़ना शुरू किया और इनकी रफ्तार तेज़ है। जितनी तेज़ रफ्तार से हवाएं चलेंगी, कोरियालिस बल उतना ही तेज़ी से काम करता है। फिर हवाएं घूमने लगती हैं और घूमते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि चक्रवात आ गया। ये बात समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद इसका प्रभाव जलवायु, महासागरीय धाराओं और वायु प्रवाह पर देखा जा सकता है। अब धाराओं के बारे में मैंने विस्तार से पढ़ा है, देखे होंगे। धाराओं की दिशा भी इसी हिसाब से निर्धारित हो जाती है और चक्रवात, वायु राशियाँ, इन सब पे प्रभाव पड़ता है। क्लाइमेट, इस पर भी प्रभाव पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन पूछा गया था। 21-22 दिसंबर को सूर्य जो है वो मकर रेखा पर लंबवत होता है। ये फिर से धरती में बना देता हूँ, ये विषुवत रेखा है। इधर कहीं कर्क रेखा होती है, यहाँ पर मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री पर। अब यहाँ पर सूरज की रोशनी जो है लंबवत पड़ रही है दिसंबर में। दिसंबर में आप उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं तो आपको जाड़ा लगेगा, ठंडी लगेगी, लेकिन जो लोग दक्षिणी गोलार्ध में हैं उनके लिए गर्मी का मौसम है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में, मतलब जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ वर्ष का सबसे छोटा दिन, जब यहाँ पे लंबवत सूरज की किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर सूरज की किरणें तो बहुत दूर से ऐसे तिरछी पड़ेंगी, तो सबसे छोटा दिन उसी समय होता है 22 दिसंबर को। इसको लेकर यूपीएससी ने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, पीसीएस परीक्षा में कई बार प्रश्न आते हैं। ये बात आपने समझ लिया। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछे कोण पर पड़ती हैं। दिन का समय सबसे कम और रात सबसे लंबी होती है, बेसिक सी बात है। और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन बनता है। इसी चीज़ को लेकर के फिर से एक बार पूछ दिया गया है कि जब यहाँ पर 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर लंबवत किरणें पड़ रही हैं, मकर रेखा पर, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर दिन भी लंबा होगा। और वही चीज़ पूछ लिया कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब बनता है। सेम चीज़ यहाँ पर लिखी गई हैं। मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध के लिए ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। सूर्य की किरणें सीधे पड़ने के कारण दिन लंबा और रात छोटी होती है, अतः 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। बेसिक सी बात है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? पृथ्वी कई परतों में है, आपको पता है। एक कोर होता है, उसके ऊपर एक परत है जिसको हम मेंटल कहते हैं, उसके ऊपर एक पतली सी परत है, हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा मोटा बना दिया, इसको क्रस्ट बोलते हैं। तो ये जो आंतरिक परत है उसमें पूछा जा रहा है कि कौन से तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत को कोर कहा जाता है। यह अत्यंत गर्म और ठोस अवस्था में होती है। हमने काल्पनिक रूप से भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके ये पता लगाया है कि जो एकदम अंदर जो कोर वाला हिस्सा है वो ठोस है। इसमें निकिल और फेरस यानी कि लोहा, इनकी प्रचुरता होती है, ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी कारण से इसे नीफे भी कहते हैं। निकिल Ni कर दिया और फेरस का Fe ले लिया तो नीफे कह दिया जाता है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? यूपीपीसीएस में भी इसको पूछा गया है।
घुमा फिरा कर कई बार। पृथ्वी के भूपटल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके प्रतिशत की बात करें तो लगभग 46.6% ऑक्सीजन होता है इसमें। इसके बाद एल्यूमिनियम होता है जिसकी मात्रा लगभग 8% के आसपास है। अवसादी सेलों की बात करें तो अवसादी सेलें कैसे बनती हैं, यह आपने बेसिक एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। अवसादी सेलों के निर्माण में जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पृथ्वी की सतह पर बहने वाली नदियाँ सबसे अधिक योगदान देती हैं। इनका निर्माण जलीय क्षेत्रों में होता है, इसलिए इन्हें जलज शैल भी कहा जाता है। अवसादी शैलें प्रायः तल पर क्षरण और अवसाद की प्रक्रिया से बनती हैं। अभी मैं आपको बेसिक समझा दूंगा। पूर्व विद्यमान चट्टानों के क्षरण से बने अवयव जब नदियों, झीलों, समुद्रों में जमा होते हैं तब उनसे अवसादी चट्टानें बनती हैं। इन क्षेत्रों में जमा के कारण शैलों को जीवाश्म भी इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ये तो बातें हो गई जो आपको याद कर लेनी है। अब बेसिक समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे पर्वत है, यहाँ से नदी बह रही है, अब इसका कटाव कर रही है। या फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे पठार है, यहाँ से भी बह रही है और अवसाद बन रहे हैं और यहाँ पर है समुद्र। ठीक है, अब ये अवसाद बहते बहते आके समुद्र की तली में यहाँ पर जमा हो रहा है। धीरे धीरे इस पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है और जब दबाव बढ़ रहा है, नीचे से पृथ्वी वैसे ही गर्म है, आपको पता है, और इस दबाव की वजह से भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस दबाव की वजह से और बढ़ते टेम्परेचर की वजह से ये जो अवसाद है ना, ये जो टूटे फूटे टुकड़े हैं, ये अपना रूप बदलने लगते हैं और एक नई संरचना बन जाती है कठोर शैल की। ये कठोर शैल जो बनती है उसको हम अवसादी शैल कहते हैं। शैलें कई तरह की होती है, आपने पढ़ा है। जैसे एक आग्नेय शैल होती है, जैसे लावा वगैरह। जैसे ये शुरू में पृथ्वी आग का गोला ही थी एक तरह से, समझ, इतनी गर्म थी। शुरू में जो चट्टानें परत ठंडी हुई और जो पहली चट्टान बनी उसको हम आग्नेय शैल कह देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चट्टानें हैं, जैसे अवसादी चट्टान बन गई है, आग्नेय चट्टान बन गई है और कायांतरित चट्टानें भी होती हैं। फिलहाल मान लेते हैं कि अभी कायांतरित चट्टान को साइड में रखते हुए ये आग्नेय अवसादी चट्टानें आपस में फिर दबाव और तापमान की वजह से जब इनका कायांतरण हो जाता है, अलग शैल बन जाती है, तो उसे हम कायांतरित शैल कह देते हैं। इसमें कायांतरित शैल खुद भी शामिल है कि कायांतरित भी है और ये आग्नेय भी है, अवसादी भी है। इन सब के संयोजन से फिर कायांतरण हो रहा है, तो उससे बनने वाली शैल को कायांतरित शैल कहते हैं। बाकी अवसाद से जो शैल बन जाए तापमान और दबाव की वजह से, तो वो जो है अवसादी शैल है। अब इसमें जीवाश्म की बात की गई है। यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस तरह के शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसाद जमा हो रहे हैं, जहाँ जमा हो रहे हैं वहाँ पे हो सकता है कि पहले जीव रहते थे या फिर झाड़ियाँ थीं, पेड़ थे बहुत ढेर सारे, उसके ऊपर अवसाद जमा हो गया। अब तापमान बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, इसकी वजह से वो जो जैविक पदार्थ है वो समय के साथ पेट्रोलियम में बदल जाता है। तो इसीलिए अवसादी शैलों की परतों में, उनके परतों के बीच में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि कुछ जगहों पे तो अवसादी शैलें ऊपर ही पाई जाती हैं, सतह पे, समुद्र में नहीं पाई जाती। अरे उथल पुथल होती रहती है भाई। आज आपका जो ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, ये कभी समुद्र में डूबा हुआ था, अभी ऊपर उठ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आग्नेय शैलों के लिए कुछ बातें दी गई थी, मैंने तो आपको बता ही दिया, फिर भी कुछ देख लीजिए यहाँ पर। आग्नेय शैलें पृथ्वी के आंतरिक भाग के लावा और मैग्मा के शीतलन से, उनके ठंडा होने से बनते हैं। ये शैलें पृथ्वी की सबसे प्राचीन चट्टानें होती हैं। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होता है तो अभिवलित या ज्वालामुखी शैलें बनती हैं। जब वो अंदर ही ठंडा हो जाता है तो अंतः शैलें बनती हैं। अभी एकदम सतह पे नहीं आया है, परत में ही कहीं ठंडा हो गया लावा, तो वो आंतरिक शैलें हो जाती हैं। इनमें क्रिस्टल पाए जाते हैं परंतु अवसादी या जीवाश्म नहीं होते। अतः शैलों में पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, जैसे कि हमने अवसादी में देखा, और यह क्रिस्टलीय तथा अभिवलित दोनों हो सकते हैं। एक मिनट, एक क्वेश्चन पूछा गया था मशरूम शैल के बारे में। यूपीएससी भी ऐसे स्थलाकृतियों से प्रश्न पूछती रहती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में मशरूम शैल कैसे बनता है, इसको समझ लीजिए। यह शैल इरोजन की वजह से, अपरदन की वजह से बनता है। रेत, हवा या जल द्वारा चट्टानों के निचले हिस्से को अधिक काट दिया जाता है, अधिक उनका क्षरण हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऐसे उठा हुआ भाग है, एक छोटी सी पहाड़ी है मान लेते हैं, पहाड़ी ना करके एक बड़ा सा शैल है और चारों तरफ रेगिस्तान है।
अब रेगिस्तानों में हवाएं बड़ी तेज़ चलती हैं। जब हवाएं चलती हैं तो उनके साथ धूल कण भी उड़ते हैं। अब इन धूल कणों के यहाँ टकराने से नीचे वाले हिस्से में, क्योंकि जब हवा चलती है तो भारी कण होते हैं वो नीचे नीचे उड़ते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ऊपर तक नहीं उठा पाती हवा। जो हल्के कण हैं उनको ऊपर तक उठा लेती है। तो ये जो भारी कण है बार बार टकराते टकराते इसको काटने लगते हैं। जब इसको काटेंगे तो हो सकता है कि ये अब शैल ये जो है ऐसे दिखने लगे, नीचे का थोड़ा कट गया है। आगे चल के हो सकता है कि कुछ ऐसे दिखने लगे। अब ये मशरूम जैसा हो गया कि नीचे का हिस्सा पतला हो गया और ऊपर का हिस्सा जो है ये चौड़ा ही रह गया, मशरूम जैसा दिख रहा है। इसको हम छत्रक शिला या मशरूम शैल कहते हैं। ये इस प्रक्रिया से बनता है। ये हवा से भी हो सकता है, जल भी कभी कभी रेगिस्तानों में बाढ़ आ जाती है, आपको पता है। बारिश हुई तेज़ी से, पानी उतनी तेज़ी से सोख नहीं रहा है तो फिर वो आगे बढ़ता है, उससे भी कटाव होता है। लेकिन ज़्यादातर मोटे तौर पर ये हवा और रेत का जो कम्बिनेशन है उसकी वजह से शैल बनती है। अच्छा, इससे क्या होता है, ये चट्टान ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली हो जाती है, जैसे मशरूम की आकृति होती है। इसे रॉक पेडेस्टल भी कहा जाता है। शायद ये शब्द यूपीएससी ने पूछा था। सॉरी। अच्छा, यह शैल मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से मिलती है। अगर आप राजस्थान वगैरह कभी गए हों, वहाँ रहते हो, तो आपको ऐसी शैलें दिख जाएंगी कहीं कहीं पर। मोनालोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये पूछा गया था। ये कहाँ पाई जाती है? हवाई द्वीप आपको पता होना चाहिए, अमेरिका में। अब आपसे पूछा जाए कि अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका का हिस्सा है हवाई, ये किस महासागर में है? प्रशांत में कि अटलांटिक में? ये पता होना चाहिए। ये कर्क रेखा के उत्तर में है कि दक्षिण में है? ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा ये वाला आइडिया तो होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप में। यह पृथ्वी पर सबसे बड़े और विशालतम ज्वालामुखी शैलों में से एक है। ठीक है, इसके बाद यह हवाई द्वीप समूह के अधिकांश द्वीपों को घेरता है, मतलब बहुत बड़ा है। और इस क्षेत्र में 5 प्रमुख ज्वालामुखियाँ हैं, जिनमें से मोना लोआ जो है वो सबसे प्रमुख है। कई बार मिलान करने के लिए आ जाता है कि मोना लोआ कहाँ है और विसुवियस कहाँ है, इस तरह से मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। माउंट एटना के बारे में पूछा गया था। ये जो है यूरोप का सबसे सक्रिय और विशाल ज्वालामुखी है। इसके लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहीं ये भूमध्य सागर में तो नहीं है, पता होना चाहिए अटलांटिक में तो नहीं है, कहाँ है। ये चीज़ें जब आप देखें तो मैप देखना ही चाहिए, नहीं तो ये चीज़ें भूल जाती हैं। सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा। फिलहाल इटली आप जानते हैं तो समझ जाएंगे। इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है। ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। यह ज्वालामुखी यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेट की सीमाओं पर स्थित है। ये प्लेट जो है नीचे ही है, ऊपर से तो आप देखेंगे यहाँ पर भूमध्य सागर है, इधर अफ्रीका है, इधर यूरोप है, प्लेट सीमा इधर कहीं है। इसी बीच में भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप है, वहीं पर ही ज्वालामुखी है। लगातार सक्रिय रहता है और लावा, गैस, राख, इन सब का उत्सर्जन होता रहता है यहाँ से। इसे ज्वालामुखी गतिविधि और पर्यटन के लिए जाना जाता है। इसके बाद किलिमंजारो पे क्वेश्चन पूछा गया था। अफ्रीका में है, पूछ लिया जाए कि किलिमंजारो का मिलान करिए और किस देश में है, पता चलिए कांगो दे दिया गया है, रवांडा दे दिया गया है, तंजानिया, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप। तंजानिया में है। एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से इतनी है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। इसके बाद एक प्रश्न आया था, ज्वालामुखी उत्पाद की प्रमुख विशेषता क्या है? यूपीएससी ने भी इसको पूछा है बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे ये सेम यही पूछा था, इसमें कुछ चीज़ें और शामिल की गई थी कि ज्वालामुखी, जैसे मान लीजिए कि ये ज्वालामुखी है, यहाँ से उद्गार हो रहा है, विस्फोट होगा तो ऐसे होगा। नॉर्मली जब धीरे धीरे बहेगा, लावा बहेगा तो ऐसे धीरे धीरे निकल के ऐसे बहेगा। ठीक, अब इस छेद से जो चीज़ें निकल रही हैं उनमें क्या क्या शामिल है, इसको लेकर कई बार प्रश्न बनाए जाते हैं। सभी पीसीएस परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आया, यूपीएससी ने भी पूछा है 2 बार कम से कम, तो ध्यान रखिए। इसमें लावा, आप जानते हैं लावा तो निकल ही रहा है, इसमें गैस भी निकलती है, भाप भी निकलता है, धुआं भी निकलता है, राख भी निकलती है, कंकड़ भी निकलते हैं, चट्टानें भी निकलती हैं और कई तरह की गैसें भी निकलती हैं, जैसे कि सल्फ़र गैस निकलती है, उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तो इस तरह की गैसें भी निकल सकती हैं। ये बात ध्यान रखिए। यूपीएससी ऐसे दे देती है, कुछ नाम ऐसे होंगे जिनके बारे में आप सोचते होंगे कि यार ये कहाँ ज्वालामुखी में निकलेगा, पता चलता है कि ये भी निकलता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिंग ऑफ फायर के बारे में एक क्वेश्चन है। अग्निवृत्त या रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के किनारों पर स्थित है।
जैसे मैं रफली एक चित्र बनाऊँ, यहाँ से शुरू करते हैं। ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया का कुछ हिस्सा हो गया, ये मान लेते हैं ऐसे, ये भारत वाला हिस्सा। यहाँ पे ये अमेरिका मान लेते हैं, ऐसे रफ है, ज़्यादा वो नहीं करना। और इधर दक्षिण अमेरिका हो गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब ये प्रशांत महासागर है। इतना समझ में आ रहा है? आपने अगर सामने मैप लगा दिया तो इस प्रशांत महासागर के किनारे 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 इस प्लेट के चारों तरफ जो दरार है, उस दरार से अक्सर ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। इसी के आसपास यहाँ जापान है, तो लगभग हर साल बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ज्वालामुखी और भूकंपीय घटनाओं का होना एकदम सामान्य सी बात है। ये जो लगभग रिंग जैसा बन गया है, इसी को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के किनारों पर स्थित है। यह क्षेत्र पृथ्वी के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों और भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा यहीं पर भूकंप आते हैं। और भूकंप की वजह से सुनामी भी आती है। सुनामी की वजह से जापान और बाकी जो द्वीपीय देश हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। यह प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में स्थित नवीन वलयाकार पर्वत श्रृंखलाओं को संदर्भित करता है। यहाँ पे ये जो रिंग ऑफ फायर है ना, इस पे समुद्र के नीचे छोटे छोटे पर्वत भी हैं, पूरी श्रृंखला है ये पर्वतों की, क्योंकि ज्वालामुखी निकली है वहाँ से, पर्वतों का रूप है। उन्हीं में से बहुत सारे पर्वत जो पानी के ऊपर आ गए हैं, तो वो द्वीप जैसे दिखते हैं, वहाँ पे लोग बस गए हैं पर्वत की चोटी पे। तो हालांकि उसको हम पर्वत की चोटी नहीं कहेंगे, उसे द्वीप ही कहेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यह क्षेत्र लगभग इतने 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है। आप चाहें तो याद कर सकते हैं, चाहे छोड़ सकते हैं। मुना लोआ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले 38 वर्षों में पहला विस्फोट हुआ था। तो हवाई द्वीप में स्थित हमने जाना है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। 38 वर्षों बाद विस्फोट हुआ था, ये पहले का क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर में स्थित है, अमेरिका के हवाई द्वीप में यह आता है, ये आपको पता होना चाहिए। घाना तट पर सोने की उपलब्धता और प्लेट विवर्तने की, इसको लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। और अभी 2025 का जो प्रीलिम्स हुआ था, इसमें भी ये क्वेश्चन प्लेट टेक्टोनिक से पूछा गया था और इस कंसेप्ट को लेकर पूछा गया था। मतलब जो सबूत दिए जाते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी सही है, प्लेटों से मतलब ये जो महाद्वीप हैं, प्लेटों के अलग अलग होने से अलग अलग महाद्वीप बने हैं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। अभी कह रहा है कि घाना तट पर समुद्र तटों पर सोने के प्लेसर पाए जाते हैं। एक तरह से कहिए ना कि ये शैल के बीच में ऐसे नसों जैसे कुछ क्षेत्र होते हैं। जैसे नस हमारे शरीर में है, उसमें खून दौड़ता है, वैसे ही कुछ नालियों जैसे कुछ हिस्से ऐसे बने हुए हैं। वो नाली नहीं कहेंगे, वो भरा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक चूहे का बिल है और उस बिल में आपने बालू भर दिया। अब उस बालू को आप मान लीजिए कि वो सोने के निक्षेप हैं, वैसे ही बिल जैसा कुछ है और उसमें सोने के निक्षेप पाए जाते हैं, जिसको हम प्लेसर कह देते हैं। वही कभी कभी मोटे भी होते हैं, लंबे चौड़े भी होते हैं, दूर तक। अब घाना का जो तट है, थोड़ा सा मुझे रुक जाइए, फिर से मुझे बताना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर ये अफ्रीका का ये हिस्सा है। अब आप बताइए, मैं पूरा कर देता हूँ। घाना इधर किधर है? इतना तो बेसिक होना चाहिए। घाना इधर पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, यहाँ कि यहाँ, इतना तो आपको पता होना चाहिए। मैप तुरंत देखिए। अच्छा, समुद्र पार करिए आप, तो यहाँ पर इधर दक्षिण अमेरिका आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ ला के एडजस्ट करेंगे। मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया है, तो पता चलेगा कि ये यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। ऐसे एडजस्ट हो जाए ना, ऐसे पता चलता है कि ये चिपका हुआ था, कभी यहाँ से टूट गया, अलग अलग हो गया। यानी कि जो सोने के निक्षेप यहाँ पाए जाते हैं, इधर ब्राज़ील के इस तट पे भी पाए जाएंगे उसी तरह की। और ऐसे ही सबूत मिले, ब्राज़ील में भी सोने की शिराएँ पाई जाती हैं। तो ये भी एक सबूत होता है कि हाँ, प्लेटें अलग अलग हुई हैं, उसी तरह की शिराएँ सोने की यहाँ भी हैं, ब्राज़ील में भी, घाना तट पे भी हैं। अब घाना आपने देखा कि नहीं? यहाँ आलस नहीं करना, घाना तुरंत देखिए कहाँ है। अच्छा, यह इस बात का प्रमाण है कि अटलांटिक महासागर तटवर्ती क्षेत्रों के महाद्वीप कभी आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, ये एक सिद्धांत दिया था। अब इस सिद्धांत में क्या क्या बातें आप समझ लीजिए भाई। सिंपल सी बात है कि ये प्लेट टेक्टोनिक की बात हो रही है कि ये मेंटल के ऊपर ये छोटे छोटे टुकड़े कह लीजिए या प्लेटें कह लीजिए, ये धीमी गति से बहते रहते हैं। हमने अभी देखा था कि नीचे कोर है, उसके ऊपर मेंटल है ये, और इस मेंटल में जो है लावा है, पिघली हुई अवस्था में तत्व है। इसके ऊपर एक पपड़ी है, ये पपड़ी है टूटी हुई है बीच बीच में,
अलग अलग प्लेटों के रूप में, वो धीरे धीरे इसी लावा के ऊपर तैरते रहते हैं। हम सभी आग के ऊपर तैर रहे हैं, पता नहीं चल रहा, तैर रहे हैं महाद्वीप। ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से संबंधित है, यही पूछा गया था। लेकिन और भी बातें समझ लीजिए। इसके अनुसार भूपटल कई टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, जो धरती की परत है ऊपर की प्लेटें जो हैं एशियाई, अफ्रीकी और ये रूम सागरी था, ये गड़बड़ लिख दिया गया, पता नहीं क्या है ये, तो ये गलत शब्द है, इसको छोड़ देते हैं। एशियाई प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, अमेरिकी प्लेट है, प्रशांत महासागर की प्लेट है। बड़ी बड़ी जो प्लेटें हैं उनका नाम आप महाद्वीपों से भी आप समझ सकते हैं। ये आपस में एक दूसरे से रगड़ाते हुए सरकती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह हल्की हल्की जा रही हैं। जैसे एशियन प्लेट अभी यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और हिमालय धीरे धीरे अभी भी ऊंचा हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। जब ये टकराती हैं और धीरे धीरे एनर्जी इकट्ठी होती रहती है तो भूकंप आ जाता है, पर्वत का निर्माण हो जाता है, ज्वालामुखी घटनाएं भी कभी कभी हो जाती हैं। ये सब कुछ इसी का हिस्सा है। यह सिद्धांत भूपटल की गतिशील प्रकृति को समझाने में सहायक है। इसके बाद पेंजिया से टूटे दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? वैगनर ने महाद्वीपीय विचलन सिद्धांत दिया था। उन्हीं के सिद्धांत से आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत थियरी बनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी महाद्वीप कभी एक महाद्वीप पेंजिया के हिस्सा थे। जैसे ऐसा कल्पना है इनकी कि ये धरती है और इसके दक्षिणी भाग में एक पूरा स्थल भाग था, बाकी सब पानी था, ये सब पानी था, इसको पेंजिया कहा गया। जितने महाद्वीप आप देख रहे हैं, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, अमेरिका, सब एक ही में थे, सटे हुए थे, इधर पानी था, तो ये पेंजिया था। इसको पैंथालासा कहा था इन्होंने, ठीक है। आगे चल के क्या हुआ कि ये टूट गया। अब चाहे ऐसे तोड़िए चाहे ऐसे तोड़िए, ये टूट गया, उत्तर दक्षिण तोड़ देते हैं। अब टूट के क्या हुआ, मैं आपको एक चित्र बनाता हूँ, प्रोसेस पूरा। ये धरती रही, यहाँ पर एक टुकड़ा है, आगे चल कर के ये कुछ ऐसा हो गया कि ये टूट के कुछ हिस्सा यहाँ, कुछ हिस्सा यहाँ, ऐसे हो गया। अब फिर इसमें भी टुकड़े हुए हैं, चल के आगे चल के इसमें भी टुकड़े हुए, ऐसे करके ये धरती के अलग अलग हिस्सों में ये प्लेटें बिखरी हैं। तो शुरुआत में जो टुकड़ा बना, दो हिस्सों में ये पेंजिया टूटा, तो उत्तरी वाले हिस्से को हमने कहा कि ये लारेंशिया है और दक्षिणी हिस्से को हमने कहा गोंडवाना है। इस तरह से दो हिस्से हमने माने और वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब गोंडवाना से ही भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि महाद्वीप निकले हैं। जैसे जो ऊपर का हिस्सा टूट गया था, वो ऊपर गया तो इसमें यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ये सब रसिया वगैरह जो है ना, ये सब इसमें बने थे। और नीचे वाला जो गोंडवाना का हिस्सा था वो भी ऊपर धीरे धीरे सरक के आया है। इसी से भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब बने हैं। ये बेसिक सी बात आपको समझनी चाहिए। बाकी महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत 1912 में जो है वैगनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अभी हमने इनके बारे में जाना थोड़ा सा। वैगनर के अनुसार सभी महाद्वीप एक समय में एक साथ थे, जिसको पेंजिया के रूप में जाना जाता है। बाद में इनकी दिशाएं बदली, ये टूट गया, अलग अलग हो गया। इस सिद्धांत को ड्रिफ्ट थ्योरी भी कहा जाता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब आगे हम जानेंगे कि महाद्वीप कैसे अलग हुए। वैसे तो आप जान चुके हैं, लेकिन और अच्छे से जानेंगे, और भी बातें हम समझेंगे। PDF नोट आपके पास है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहले वही तैयार करिए। यहीं से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कोई भी ऐसी किताब नहीं होगी जिसको आप इतने कम समय में पढ़ के इतने सारे क्वेश्चंस लड़ा सकें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो ये नोट तो आपके पास होने ही चाहिए। अच्छी बात यह है कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो अलग से सेम नोट इंग्लिश में भी है, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी है, ठीक है। ले लीजिए, जाइए, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया ही गया है, तुरंत नोट लेके उसको तैयार करिए। बाकी वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक। वीडियो तो लास्ट तक आएगी, उसमें समय लगेगा। पता चला कि वीडियो के चक्कर में आप बैठे हैं और समय निकल गया, और वीडियो से एक बार अच्छे से बातें समझ में आ सकती है, लेकिन रिवीजन करना हो तो नोट आपके पास होनी चाहिए, ताकि कुछ ही मिनटों में आप सारी नोट अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।